हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो में हम डिफेंस ऑफ कंसेंट को पूरा डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में हार्दिक स्वागत करूंगा और इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं डिफेंस ऑफ कंसेंट की बात करूं तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है ही नहीं। जैसे कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सिलेबस अगर आप देखते हैं तो डिफेंस ऑफ कंसेंट का टॉपिक नहीं है। माश कुंबरी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज में है भी, जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है उनमें है, जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यूनिवर्सिटी में भी सिलेबस में भी है। तो आप एक बार अपना सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा। अपना सिलेबस चेक करके देखिएगा, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक है तो आप इसको पढ़िए, आगे जाइए, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं अपने नॉलेज के लिए, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ना भी हो तब भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। कई बार आउट ऑफ सिलेबस भी मटेरियल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। चाहे आपके सिलेबस में नहीं है तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो अगर मैं डिफेंस ऑफ कंसेंट की बात करूं तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं टर्म कंसेंट की बात करूं, कंसेंट की जो कंसेंट वर्ड है ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 में डिफाइन किया हुआ है। वहां बोला है कंसेंट मीन्स सेम थिंग इन सेम सेंस। क्या बोला हुआ है कि सेम थिंग इन सेम सेंस, अर्थात दो व्यक्तियों को हम बोलते हैं कि उनकी कंसेंट है जब दोनों व्यक्ति किसी सेम थिंग पर सेम सेंस में सोचें, उनकी सेम सोच हो, सेम उनका नजरिया हो, तो कंसेंट मानी जाती है। वहीं अगर मैं लॉ ऑफ टोट की बात करूं तो लॉ ऑफ टोट में एक मैगजीन आपने पढ़ी होगी, वोलेंटी नॉन फिट इंजरिया की। अगर लॉ ऑफ टोट की बात की जाए ना तो उसमें एक मैगजीन है वोलेंटी नॉन फिट इंजरिया, जिसको बोलते हैं डिफेंस ऑफ कंसेंट। क्या बोलते हैं? डिफेंस ऑफ कंसेंट। तो वहां भी आपको कंसेंट वर्ड देखने को मिल जाएगा, जहां बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी सहमति देता है किसी हार्म को झेलने के लिए, तो अगर उसको वो हार्म हो जाता है, नुकसान हो जाता है, फिर वो केस नहीं कर सकता, कंपनसेशन नहीं ले सकता। अर्थात लॉ ऑफ टोट में भी ये कंसेप्ट दिया हुआ है वोलेंटी नॉन फिट इंजरिया का, जो कंसेंट से ही डील करता है। लेकिन जो मैंने आपको बातें बताई हैं, चाहे मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात की है, चाहे मैंने लॉ ऑफ टोट की बात की है, ये दोनों सिविल लॉ के अंदर आते हैं। ये दोनों सिविल लॉ के अंदर आते हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर नहीं आते। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है, जो बीएनएस है, ये देखो क्रिमिनल लॉ है। तो हमें भारतीय न्याय संहिता के नजरिए से भी पढ़ना पड़ेगा कि कंसेंट क्या है। तो मेरे स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कंसेंट की अंडर क्रिमिनल लॉ, अर्थात अंडर बीएनएस बात कर लूं, तो क्रिमिनल लॉ की बात करूं तो कंसेंट को डिफाइन नहीं किया गया है। द टर्म कंसेंट हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर, बट देयर इज वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन 28 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो बताता है व्हाट इज नॉट ए कंसेंट। ये बात करता है कि कंसेंट क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट ए कंसेंट, अर्थात व्हाट इज कंसेंट तो डिफाइन नहीं किया हुआ है। लेकिन सेक्शन 28 एक ऐसा सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का जो ये जरूर बताता है कि कंसेंट क्या नहीं होगी, व्हाट इज नॉट ए कंसेंट। तो व्हाट इज नॉट ए कंसेंट जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि कंसेंट क्या होगी। फिर तो हम पहले सेक्शन 28 को करेंगे। देखो, जो डिफेंस ऑफ कंसेंट है, सेक्शन 25 से लेकर 30 तक सारे इससे डील करते हैं। तो पहले हम सेक्शन 28 पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे, यहां से हम समझेंगे कंसेंट होती क्या है। फिर हम वापिस आकर सेक्शन 25, 26, 23, 28 जो भी हैं वो सारे करेंगे। शुरू करते हैं सेक्शन 28 से। तो स्टूडेंट्स, अगर सेक्शन 28 की बात की जाए तो ये बताता है कि क्या कंसेंट नहीं होगी। सेक्शन 28 बोलता है कंसेंट नॉन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। जो भी कंसेंट फियर से दी जाएगी, मिसकंसेप्शन से दी जाएगी, वो वैलिड कंसेंट नहीं होगी।
यहां बोला गया है इफ द विक्टिम गिव्स, विक्टिम कौन है जिसके साथ गलत हुआ है, अगर विक्टिम कंसेंट देता है, इफ द विक्टिम गिव्स हिज कंसेंट अंडर द फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, दो चीजें हैं, कोई भी व्यक्ति अगर अंडर द फियर ऑफ इंजरी कंसेंट देता है या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में कंसेंट देता है, एंड मतलब प्लस, साथ में ये पहली ये बात दूसरी ये बात, दोनों बात पूरी होनी चाहिए। एंड ओफेंडर नोज दैट, ओफेंडर कौन है जिसने कंसेंट ली थी और जिसने कोई ऑफेंस किया, ओफेंडर नोज दैट विक्टिम हैज गिविंग हिज कंसेंट और offender has reason to believe that victim is giving his consent in consequences of such fear of injury or misconception of fact, तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो अंडर द फियर ऑफ इंजरी कंसेंट देता है या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में कंसेंट देता है और साथ में जो ऑफेंडर है जो कंसेंट ले रहा है वो जानता भी है कि ये व्यक्ति मुझे अंडर द फियर ऑफ इंजरी कंसेंट दे रहा है या फिर वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में कंसेंट दे रहा है, तो ये कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होती है। अब देखिए पहली बात है कि फियर ऑफ इंजरी का मतलब क्या हुआ, अंडर द फियर ऑफ इंजरी का मतलब क्या हुआ। तो स्टूडेंट सेक्शन 2 से सेक्शन 14 है वो इंजरी को डिफाइन करता है। इंजरी का मतलब होता है इंजरी टू माइंड, इंजरी टू बॉडी, इंजरी टू रेपुटेशन एंड इंजरी टू प्रॉपर्टी। अर्थात कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को माइंड की इंजरी देता है या बॉडी की इंजरी देता है या फिर रेपुटेशन खराब करने के लिए बोलता है कि रेपुटेशन खराब कर दूंगा या उसकी प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचा दूंगा और अगला व्यक्ति कंसेंट दे देता है, तो वह फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास कार है, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, एक खरीदार मुझे बोलता है कि अपनी कार मुझे 2 लाख में दे दे, मैं मांग रहा हूँ 4 लाख, तो वो मुझे बोलता है तू मेरे को कार नहीं बेचेगा तो मैं तेरी कार को तोड़ दूंगा, तेरी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जला दूंगा, फिर तेरे को 2 लाख भी नहीं मिलेंगे। तो मैंने कंसेंट दे दी, चल ठीक है 2 लाख में ले ले। तो मैंने जो कंसेंट दी है वो अंडर द फियर ऑफ इंजरी दी है और अपनी कार जो बेची है वो अंडर द फियर ऑफ इंजरी ही बेची है कि मेरी कार को नुकसान ना हो जाए, तो मैं बेच देता हूँ, तो ये वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अब बात आती है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट क्या होता है। देखो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी फैक्ट पे विश्वास करता है जो कि होता ही नहीं है, या फिर किसी फैक्ट पे विश्वास नहीं करता है जो कि होता है। मतलब क्या हुआ, इट मीन्स you believe something which does not exist or you don't believe something which exists। या तो आप किसी बात पे विश्वास नहीं करते जो कि एग्जिस्ट करती है, या विश्वास करते हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो क्या है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट उसको बोलते हैं। अब एक केस लो है, बड़ा लैंडमार्क केस लो है, क्वीन वर्सेस पुणे फातिमा 1869 का, बड़ा लैंडमार्क केस लो है। इस केस में क्या हुआ था, एक ना स्नेक चार्मर था अर्थात सपेरा था, वो गांव में गया, उसने सांप निकाले बाहर, सांप सभी लोग देख रहे थे, उसने सांप जब निकाले तो उसने लोगों को बोला इनमें जहर नहीं है, इनमें बिल्कुल जहर नहीं है, ये कुछ नहीं करते, आप इसको उठाओ अपने गले में डालो कुछ नहीं होता। तो हुआ क्या, एक व्यक्ति था उसने सांप को उठाया और उस सांप ने काट लिया व्यक्ति को, और बाद में लगा पता व्यक्ति मर गया, उस सांप में जहर था, वो जहरीले सांप थे। तो स्पेरे पे केस चला, तो स्पेरे ने बोला सर मुझे डिफेंस ऑफ कंसर्न मिलना चाहिए, क्योंकि इसने अपनी सहमति से खुद अपनी मर्जी से सांप उठाया था, इसने कंसर्न दी थी सांप उठाने के लिए, तो मुझे लायबल क्यों किया जा रहा है। तो कोर्ट ने बोला जो कंसर्न दी गई थी वो वैलिड कंसर्न नहीं थी, क्योंकि वो कंसर्न मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में दी गई थी। क्यों दी गई थी, क्योंकि तूने एक ऐसा फैक्ट बताया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तूने बोला इसमें जहर नहीं है बल्कि जहर था, तो उसने तेरी बात को मानकर सहमति दे दी और सांप को उठा लिया, तो ये वैलिड कंसर्न नहीं थी, स्पेरे को लायबल किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है सेक्शन 20 क्लोज बी, ये भी बताता है कब वैलिड कंसर्न नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 20 क्लोज बी बोलता है कि कंसेंट गिवन बाय ए पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई बंदा पागल है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, नशे की हालत में है, अगर वो कंसर्न देता है वो वैलिड कंसर्न नहीं मानी जाएगी अगर द पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। कोई व्यक्ति पागल है या नशे की हालत में और कोई कंसर्न दे रहा है तो उसकी कंसर्न वैलिड नहीं मानी जाएगी अगर वो व्यक्ति नेचर ऑफ
एक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसे पता ही नहीं है क्या कंसर्न दे रहा है क्या नहीं, तो वह वैलिड कंसर्न नहीं मानी जाएगी। और यहाँ पे बोला हुआ है इंटॉक्सिकेटेड, कोई व्यक्ति नशे की हालत में है, चाहे नशा उसको वॉलंटरली दिया गया है या इनवॉलंटरली है, चाहे उसने खुद नशा किया है या जबरदस्ती से दिया गया है, दोनों चीजें यहाँ कवर की जा रही हैं। नशे की हालत में व्यक्ति अगर चीजों को नहीं समझ सकता तो उसकी कंसर्न भी वैलिड कंसर्न नहीं मानी जाती है। एंड सेक्शन 28 क्लोज सी बोलता है ए कंसर्न गिवन बाय ए चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स इज नॉट ए वैलिड कंसेंट। ये साफ साफ बोलता है कि 12 साल से कम एज का बच्चा कोई भी कंसेंट देगा तो वो वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इवन तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्शन है, वो एज, यहाँ जो एज 12 साल बोली गई है वो उसको अलग भी स्पेसिफिकली बताते हैं। मतलब यहाँ से बोल दिया कि 12 साल से कम एज के बच्चे की कंसर्न वैलिड कंसर्न नहीं मानी जाएगी, लेकिन कई ऐसे सेक्शन है जो 18 साल से कम एज के बच्चे की भी कंसर्न को वैलिड नहीं मानते। बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली दिए हुए हैं, तो हमने उन सेक्शन को फॉलो करना है। फिर जनरल रूल क्या है कि 12 साल से कम एज के बच्चे की कंसर्न वैलिड कंसर्न नहीं मानी जाएगी। जो 12 साल से ऊपर का बच्चा है 13, 14, 15, 16 वो कंसर्न देगा तो वो वैलिड मानी जाएगी। लेकिन कई सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली कंसर्न की एज बताते हैं, जैसे किडनैपिंग हो गया और भी रेप हो गया, जहां लिखा हुआ है 18 साल से कम एज के बच्चे की कंसर्न वैलिड कंसर्न नहीं मानी जाएगी। तो फिर हम 18 साल से कम एज के बच्चे की कंसर्न को वैलिड नहीं मानेंगे, फिर ये भी बात लागू नहीं होगी कि 12 साल से कम एज के बच्चे की कंसर्न वैलिड नहीं होगी, मतलब 12 से ऊपर की होगी। पर हम ये बात उस केस में अप्लाई नहीं करेंगे जहां पे स्पेसिफिकली बच्चे की कंसर्न की एज दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेक्शन पढ़ते हैं, आप सेक्शन 107 पढ़िए, 242 पढ़िए, 137 पढ़िए, 63 पढ़िए, 96 पढ़िए, 141 पढ़िए, वहां पे बच्चों की कंसर्न स्पेसिफिकली दी है, एज दी हुई है, तो हमने वही एज फॉलो करनी जो वहां दी हुई है। फिर हम ये 12 साल की बात फॉलो नहीं करेंगे। ये सारा कुछ आपका आ गया कि व्हेन द कंसर्न इज नॉट वैलिड कंसर्न, सेक्शन 28 बताता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 25, 26, 27 की। सेक्शन 25 की बात करूँ ना, तो देखो सेक्शन का पेयर लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे आप कंफ्यूज होंगे। डील तो वो डिफेंस ऑफ कंसेंट से डील करता है, पर मैंने उस वेयर लैंग्वेज को बड़ी ज़्यादा सिंपल भाषा में मेन इंपोर्टेंट पॉइंट में लिख दिया है, अर्थात मैंने इसेंशियल बना के लिख दिए हैं। अब आप इन इसेंशियल को थोड़ा एक्सप्लेन कर लो तब भी आपका 25 क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये इसेंशियल क्लियर हो गई तो 25 सेक्शन की वेयर लैंग्वेज अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। तो 25 में जो इसेंशियल है, सबसे पहला जो इसेंशियल है वो क्या है, नो इंटेंशन टू कोज डेथ। व्यक्ति की इंटेंशन डेथ कोज करने की नहीं होती है। नो इंटेंशन टू कोज ग्रीवियस हर्ट, व्यक्ति की इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट करने की भी नहीं होती है। नो नॉलेज टू कोज ग्रीवियस हर्ट, व्यक्ति को नॉलेज भी नहीं होता कि उसके कार्य से ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। नो नॉलेज टू कोज डेथ, और व्यक्ति को यह भी नॉलेज नहीं होता कि उसके कार्य से डेथ हो जाएगी। जो विक्टिम है, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसकी डेथ हुई है, ग्रीवियस हर्ट हुआ, कोई भी इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर, जो विक्टिम था वो 18 साल से ज्यादा एज का था। सेक्शन 25 जो है ये केवल उन्हीं विक्टिम्स को कवर करता है जो 18 साल से ज्यादा एज की हैं। याद रखना, विक्टिम हैज गिवन द कंसेंट, चाहे एक्सप्रेस इम्प्लाइड, टू सफर एनी हार्म, और विक्टिम ने किसी हार्म को झेलने की कंसेंट दे दी थी, जिसको नुकसान हुआ है उसने कंसेंट दे दी थी, चाहे एक्सप्रेस कंसेंट दी थी, एक्सप्रेस मतलब बाय वर्ड्स, चाहे लिखकर दी थी या रिटर्न में दी थी, या इम्प्लाइड दी थी, इम्प्लाइड मतलब बाय कंडक्ट, बाय बिहेवियर कंसेंट दे दी थी, तो क्या माना जाएगा यहाँ पे सेक्शन 25 का डिफेंस लिया जा सकता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं, आप समझिएगा। मान लो दो दोस्त हैं, एक का नाम मुनीश है, एक का नाम साहिल है। दोनों जो दोस्त हैं वो अच्छे दोस्त हैं, दोनों कुश्ती करना चाहते हैं, रेसलिंग करना चाहते हैं। अब रेसलिंग का एग्जाम्पल लेते हैं कि दोनों बॉक्सिंग करना चाहते हैं। सपोज मुनीश और साहिल दोनों 18 साल से ज्यादा एज की हैं, दोनों कंसर्न दे देते हैं कि हमने रेसलिंग करनी है, चाहे कंसर्न एक्सप्रेसली देते हैं बोलकर, मुनीश और साहिल बोलते चलो यार रेसलिंग करते हैं आज, या फिर मुनीश बोलता है साहिल को रेसलिंग करते हैं, साहिल ना यस करता है ना नो करता है, ग्लव्स उठाता है रेसलिंग वाले और चल पड़ता है बॉक्सिंग रूम में। तो मतलब क्या हुआ कि उसने साहिल ने इम्प्लाइड कंसेंट दे दिया। तो
अगर मुनीश और साहिल दोनों बॉक्सिंग कर रहे हैं, खुद की अपनी सहमति से, कंसेंट है, अगर दोनों की इंटेंशन डेथ कोज करने की नहीं है, दोनों की इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट कोज करने की भी नहीं है, ग्रीवियस हर्ट मतलब ऐसी इंटेंशन भी नहीं है कि हम लोगों के दांत तोड़ देंगे, हाथ पैर तोड़, ऐसी इंटेंशन भी नहीं है। हाँ, सिंपल हर्ट या सिंपल हार्म करने की इंटेंशन अलाउड है, वो हो सकती है, वो अलाउड है, वो होती ही है। और आपको पता बॉक्सिंग करेंगे तो हल्की फुल्की चोट आई जाती है, वो अलाउड है। दोनों की इंटेंशन, दोनों को नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि काय से गिव हर्ट हो जाएगा, नॉलेज भी नहीं है क्योंकि रोज बॉक्सिंग करते हैं, उनको नहीं पता कि भाई बॉक्सिंग से किसी को गिव हर्ट हो जाएगा, और ना ही नॉलेज है कि डेथ हो जाएगी। हाँ, एक बात है कि नॉलेज है कि सिंपल हल्का फुल्का हर्ट हो सकता है, हार्म हो सकता है, उसका नॉलेज है, वो दिक्कत नहीं है, पर ऐसा नॉलेज नहीं है कि डेथ हो जाएगी, गिव हर्ट हो जाएगा। अगर वो दोनों 18 साल से ऊपर एज किया ना, तो अगर बाई चांस मुनीश साहिल को पंच मारता है, पंच साहिल के यहाँ लगता है और साहिल को सांस नहीं आती, वो मर जाता है, तो मुनीश पे केस चलेगा डेथ का, पर मुनीश सेक्शन 25 का डिफेंस ले सकता है। ये सारे इसेंशियल यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। पर अगर मुनीश की इंटेंशन साहिल को मारने की होगी, या मुनीश को नॉलेज होगा जो मैं इससे पंच मार रहा हूँ उससे साहिल मर ही जाएगा, या मुनीश को नॉलेज हो, इंटेंशन होगी या नॉलेज होगा, तो फिर मुनीश लायबल हो जाएगा। इस केस में मुनीश लायबल नहीं होगा। तो ये एग्जांपल आप वहां पे लिख सकते हैं। जब आप बेल एक्ट पढ़ेंगे ना, तो बेल एक्ट लैंग्वेज को दो भागों में डिवाइड किया है। ऊपर आप पढ़ेंगे तो ऊपर में व्यक्ति की इंटेंशन नॉलेज नहीं होता, ना डेथ करने का, ना गिव सर्ट करने का, ना इंटेंशन देना नॉलेज होता है, ना ही डेथ करने का, ना ही गिव सर्ट करने का। पर नीचे पर आप पढ़ेंगे वहां पे इंटेंशन हार्म करने की होती है, नॉलेज हार्म करने का होता है। तो वो हार्म मतलब छोटा मोटा हर्ट वगैरह वो तो करने का हो ही सकता है ना, जब रेसलिंग कर रहे हैं, जब कुश्ती कर रहे हैं, हल्की फुल्की चोटें आई जाती हैं, वो तो अलाउड होती हैं, है ना। तो ये सेक्शन 25 का डिफेंस ले सकता है मोनीश। अब देखो ये सेक्शन 25 है, ये बेसिकली बेस करता है एक मैगजीन में, आपने लास्ट टोर में पढ़ी होगी, बुलेंटी नोट फिन इंजरिया। इसका मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर बुलेंटरली अपनी मन मर्जी से कोई कार्य करने की सहमति देता है, तो फिर उसको अगर हार्म होता है तो वो फिर केस नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे साहिल ने खुद कंसर्न दी मुनीश को कि यहाँ चलो रेसलिंग करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, तो हार्म हो भी गया तो साहिल अब कुछ नहीं कर सकता। दूसरा, एक और जो मैगजीम है, ए पर्सन इज द बेस्ट जज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट का बेस्ट जज होता है। तो अगर एक व्यक्ति कंसर्न दे रहा है रेसलिंग करने के लिए, तो हम ये समझ सकते हैं कि उसको पता है भाई इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, और वो रेडी है। और हमें अगर कोई उसको नुकसान हो जाता है तो हमें फिर उस बेस पे दूसरे व्यक्ति पे केस नहीं करना चाहिए, दूसरे को लायबल नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप सेक्शन 25 में लिखेंगे। आई होप आपको समझ आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, तो ये तो बात रही यूट्यूब की, पर यूट्यूब के सिवा हमारे पेड लेक्चर्स भी हैं। हम बहुत सारे बच्चों को, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को पढ़ाते हैं, पर्सनली पढ़ाते हैं, ट्यूशंस देते हैं। जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी होगी, माश कुंभरी यूनिवर्सिटी होगी, HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी होगी, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी हो गई, स्टेट कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी होगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी। तो आप हमारा मटेरियल, पेड मटेरियल ले सकते हैं। पेड मटेरियल लेना चाहते हैं अगर आप पेड मटेरियल, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9816492276। इस पर आप मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, पता लग जाएगा क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या कॉस्ट है। या फिर आप हमें 9816342276 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स भी बाई कर सकते हैं हमारे। ये जो BNS के हैं, लॉ ऑफ टोर्ट के हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हैं, जूरिस्प्रूडेंस 1 के हैं, 2 के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1 है, 2 है, कोई भी सब्जेक्ट है उसके आप नोट्स भी ले सकते हैं। फैमिली लॉ है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, तो यहाँ पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स हमने बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में बनाए हैं, सिंपल लैंग्वेज में बनाए हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉ के साथ बनाए हैं, तो आप ले सकते हैं। तो ये सारी बातें होगी। अब आगे बढ़ते हैं, कर लेते हैं सेक्शन 26 को। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सेक्शन 26 की बात करूं, तो सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है, जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन होते हैं, वो मैक्सिमम इसी सेक्शन के अंदर डिफेंस लेते हैं। और दूसरी आपने ये बात याद रखनी है कि जहां पर सेक्शन 25 में 18 साल से ज्यादा व्यक्ति की कंसेंट की बात की गई थी, सेक्शन 26 12 साल से ज्यादा चाइल्ड या बच्चा कोई भी उसकी कंसेंट की बात करता है। अब देखो सेक्शन 26 अगर आप पढ़ेंगे उसकी बेयर लैंग्वेज,
तो आपको टफ लग सकती है या इजी भी लग सकती है, लेकिन मैंने बेयर लैंग्वेज को ऐसे तोड़ के लिख दिया है इसेंशियल्स के तौर पे। जब ये सारे इसेंशियल्स आप समझ जाएंगे तो आप कभी जिंदगी भर नहीं सेक्शन 26 को भूलेंगे। देखो सेक्शन 26 क्या बोलता है, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय द कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सन's बेनिफिट। तो ये सेक्शन 26 क्या बोलना चाहता है, सबसे पहले ये बात करता है नो इंटेंशन टू कॉज डेथ, कि इंटेंशन नहीं होती डेथ कॉज करनी। 26 को अप्लाई करना है, पहली बात तो इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं होनी चाहिए। नॉलेज टू कॉज डेथ, नॉलेज हो सकता है डेथ कॉज करने का, इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, नॉलेज हो सकता है डेथ कॉज करने का। तीसरा पॉइंट, इंटेंशन और नॉलेज टू कॉज ग्रीवियस हर्ट इज अलाउड, इंटेंशन और नॉलेज ग्रीवियस हर्ट करने का हो सकता है, ये अलाउड है। किसी डॉक्टर को अगर इंटेंशन या नॉलेज है ग्रीवियस हर्ट करने की, तो भी इस सेक्शन 26 का वो डिफेंस ले सकता है। तीसरी बात, इंटेंशन और नॉलेज टू कॉज सिंपल हर्ट इज अलाउड, सिंपल हर्ट करना भी अलाउड है, सिंपल हर्ट भी किया जा सकता है, चाहे डॉक्टर को इंटेंशन है या नॉलेज या सिंपल हर्ट करने का, तो वो रख सकता है इस इंटेंशन नॉलेज को, ये अलाउड है। एक्ट इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द विक्टिम, जिसको नुकसान हुआ है उसके बेनिफिट के लिए एक्ट किया गया था, ये भी जरूरी है। छठा पॉइंट, विक्टिम इज अबव द एज ऑफ 12 ईयर, विक्टिम जो है वो 12 साल से ज्यादा एज का है। यहाँ पे विक्टिम 18 साल से ज्यादा एज का नहीं है, क्योंकि सेक्शन 25 में 18 साल से ज्यादा एज का लोग कवर किए गए थे, यहाँ 12 से ज्यादा एज के कवर किए गए हैं। एक्ट इज डन इन गुड फेथ, जो भी एक्ट किया गया है जिससे किसी व्यक्ति को हार्म हुआ है वो गुड फेथ में किया जाना चाहिए। विक्टिम हैज गिवन द कंसेंट, विक्टिम ने कंसेंट भी दी थी उस हार्म के लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताऊं, सेक्शन 26 है, इसके अंदर डिफेंस मिल जाएगा अगर किसी की इंटेंशन डेथ कोज करने की नहीं है, फिर चाहे उसको नॉलेज है डेथ कोज करने का, फिर चाहे उसकी इंटेंशन और नॉलेज है ग्रीवियस हर्ट करने का, इंटेंशन या नॉलेज है हर्ट करने का, अगर वो कार्य कर रहा है विक्टिम के बेनिफिट के लिए, विक्टिम 12 साल से ज्यादा एज का है, विक्टिम ने कंसेंट भी दी हुई है, गुड फेथ में काम किया जा रहा है, तो डिफेंस मिल जाएगा। अब मैं इस पूरी चीज को एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो एक डॉक्टर मुनीश है, डॉक्टर मुनीश है, इनके पास एक पेशेंट आता है, उसको मान लो एक्सीडेंट हो रखा है, उसकी टांग टूट रखी है, एक्सीडेंट हो रखा है, या फिर मान लो उसके कंधे में सर में चोट है। अब मुनीश जब उस पेशेंट का सर्जरी करने लगता है, ऑपरेशन करने लगता है, मुनीश डॉक्टर को पता है मुनीश डॉक्टर की इंटेंशन डेथ कोज करने की नहीं है, मुनीश डॉक्टर जो है वो उस व्यक्ति की डेथ कोज नहीं करना चाहता। सपोज वो व्यक्ति का नाम XYZ है, मुनीश डॉक्टर उस व्यक्ति की डेथ नहीं कोज करना चाहता, मुनीश की इंटेंशन डेथ कोज करने की नहीं है, लेकिन हाँ मुनीश को नॉलेज या ज्ञान है कि उसकी डेथ कोज हो सकती है, जो मैं सर्जरी करने जा रहा हूं ना, ये मर भी सकता है, ये मर भी सकता है। हमेशा डॉक्टर्स को नॉलेज होता ही है कि यार अगर इसका बड़ा बुरा हाल है तो डॉक्टर सोच सकते हैं कि अगर मैंने सर्जरी करी ये बच भी सकता है, मर भी सकता है, नॉलेज हो सकता है। और जो मुनीश डॉक्टर हैं उनकी इंटेंशन या नॉलेज ग्रीवियस हर्ट करने का हो सकता है, ये अलाउड है, ये सही होता है, क्योंकि अब डॉक्टर XYZ का ऑपरेशन करेगा, सर्जरी करेगा, तो जाहिर सी बात है ग्रीवियस हर्ट तो होगा ही होगा। जैसे मान लो किसी का पेट फाड़ना है तो ग्रीवियस हर्ट होगा, या किसी के स्टिचेस लगाने के बाद में पेट फाड़ने के बाद किसी का ऑपरेशन करना है कहीं का तो होगा, तो ये अलाउड होता है। इवन इंटेंशन और नॉलेज अगर सिंपल हर्ट करने का है ये भी अलाउड है, सिंपल हर्ट भी होता है, जब डॉक्टर काम करेगा तो हल्का फुल्का लगता भी है, किसी को चीरा देना है, किसी को काटना है, डॉक्टर कर सकते हैं, अलाउड है। अगर विक्टिम 12 साल से ज्यादा एज का है, मान लो XYZ जो है वो 14 साल का है, उसने कंसेंट दे दी थी अपनी कि आप कर लीजिए, मेरे पे जो करना है मुझे ठीक कर दीजिए, तो फिर डॉक्टर कभी लायबल नहीं होगा अगर विक्टिम की डेथ भी हो गई। पर अगर डॉक्टर की इंटेंशन डेथ कोज करने की हुई तब डॉक्टर लायबल होगा, वरना चाहे डॉक्टर की इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट करने की हो, चाहे नॉलेज हो ग्रीवियस हर्ट करने का, सिंपल हर्ट करने का, या नॉलेज डेथ कोज करने का हो, डॉक्टर की लायबिलिटी नहीं बनेगी। और यहाँ पे एक बात याद कर लो, जहां सेक्शन 25 में बात की गई थी एज 18 ईयर से ज्यादा की, 26 में 12 ईयर से ज्यादा की बात की गई है। इसमें केस वो भी है डॉक्टर सुरेश गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, ये अपना डॉक्टर्स के से रिलेट करता है। इस केस में क्या हुआ था,
कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो डॉक्टर्स हैं ना, उनके ऊपर अगर आप नेग्लिजेंस का केस डालते हो कि डॉक्टर नेग्लिजेंटली काम कर रहे थे, नेग्लिजेंटली ऑपरेशन किया, जो भी है, तो आपकी सिंपल सी बात सुन के केस नहीं डिसाइड हो जाएगा। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि डॉक्टर ने ग्रोस नेग्लिजेंस की है। नेग्लिजेंस नहीं, आपको प्रूफ करना पड़ेगा डॉक्टर ने ग्रोस बहुत बड़ी नेग्लिजेंस की है, तभी वो लायबल होगा। मतलब क्या हुआ, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर मस्ट बी ऑफ ग्रोस इन नेचर। नेग्लिजेंस मस्ट बी ऑफ ग्रोस, ग्रोस होनी चाहिए तभी डॉक्टर लायबल होगा, वरना लायबल नहीं होगा। अब सेक्शन 26 में सब कुछ आपको याद करना है, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप चीज़ों को बना सकते हैं। आप यहाँ पे गिवियस हर्ट का मतलब बता सकते हैं, हर्ट का मतलब बता सकते हैं, आप जो है गुड फेथ का मतलब बता सकते हैं। आप इस तरह से अपने आंसर को बड़ा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 27 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर सेक्शन 27 की बात की जाए तो डील तो ये भी डिफेंस ऑफ कंसेंट से करता है, पर इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। तो सेक्शन 27 है, इसकी हेडिंग है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाई और बाई द कंसेंट ऑफ गार्जियन। तो सेक्शन 27 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन लगेगी या टफ लग सकता है, और हो सकता है आपको ईजी भी लगे, पर मैंने सेक्शन 27 को फिर से इसेंशियल्स पॉइंट में डिवाइड कर दिया है। इसको समझ जाओगे 27 ऑटोमेटिकली ही समझ आ जाएगा। और आपको 27 जब एग्जाम में लिखना होगा, बड़े सारे बच्चों को दिक्कत ये होती है कि सर पेपर में एग्जाम में लिखें कैसे, एग्जाम में लिखे कैसे। तो आपको बेस एक्ट लैंग्वेज नहीं लिखनी होती है बिल्कुल भी कि आप पूरा रट्टा मार को लिख दो, नहीं, आपको उसको तरीके से लिखना पड़ता है। तो अगर आप अच्छे से नोट्स लेना चाहते हैं कि आपको पता चले कैसे लिखना है, आपको हेल्प हो, तो आप हमारे नोट्स भी बाई कर सकते हैं। नोट्स बाई करने के लिए आप 981634 नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या 9816492276। इन्हीं नंबर पे मैसेज कर आप आपकी यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम बताओ और अपना कोर्स बताओ और ऐड हो जाओ, हम आपको ऐड कर देंगे। उसके लिए आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 9816492276। तो आते हैं अपने सेक्शन 27 पे। इसेंशियल्स में क्या बोला हुआ पहले कि एक्ट डन ऑन चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर। पहली बात तो क्लियर होगी कि 12 साल से कम एज के बच्चों को कवर कर रहा है। दूसरी बात, और अनसाउंड माइंड पर्सन, जो भी एक्ट किया जाएगा वो 12 साल से कम एज के बच्चों पे किया जाएगा या फिर पागल व्यक्तियों पे किया जाएगा। दूसरी बात, एक्ट मस्ट बी डन बाय गार्जियन। वो एक्ट जो किया जाएगा वो गार्जियन कर सकते हैं उस बच्चे के, 12 साल से कम एज के बच्चे के, या पागल व्यक्ति के गार्जियन कर सकते हैं। और एनी अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज, या कोई अन्य पर्सन जिनके पास लॉफुल चार्ज है, जो 12 साल से कम एज के बच्चे की देख रेख करते हैं, या फिर जो अनसाउंड माइंड के व्यक्ति एज की, जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है उसकी देख रेख करते हैं। तीसरा है एक्ट मस्ट बी डन बाय एनी अदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ गार्जियन। जो एक्ट किया जाएगा वो एनी अदर पर्सन भी कर सकता है, गार्जियन के सिवा एनी अदर पर्सन भी कर सकता है, पर गार्जियन की कंसर्न लेके करना पड़ेगा, या जो बंदा लॉफुल चार्ज में था उसकी कंसर्न लेके करना पड़ेगा कार्य। लास्ट पॉइंट है एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट गुड फेथ में किया जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12 ईयर। जो 12 साल से कम एज का बच्चा है उसके बेनिफिट के लिए किया जाएगा, और द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या जो अनसाउंड माइंड का बच्चा है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, उसके बेनिफिट के लिए किया जाएगा। तो ये चारों चीजें अगर पूरी है, सेक्शन 27 का डिफेंस लिया जा सकता है। इफ अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन पर्सन कंसर्न्ड शैल नॉट बी लायबल इफ एनी हार्म इज कॉज्ड टू चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो स्टूडेंट्स, मतलब ये हुआ कि सेक्शन 27 का डिफेंस तब मिलता है, तब लिया जाता है जब कोई गार्जियन 12 साल से कम एज के बच्चे के लिए कोई कार्य कर रहे हो और उसको नुकसान पहुंचा दे, या फिर किसी पागल व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हो, नुकसान पहुंचा दे, और जो कार्य कर रहे हैं वो गुड फेथ में कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा सेक्शन 25 में 18 साल से ज्यादा एज के बच्चों की बात की है, 26 में 12 साल से ज्यादा एज के बच्चों की बात की है, लेकिन 12 साल से कम एज के बच्चों की बात कर दी है 27 में, और बोला गया है कि जो कंसेंट है उनके लिए वो कौन देगा, गार्जियन देंगे,
या जिनका लाफुल चार्ज है, जो लाफुली बच्चे को देख रहे हैं वो देंगे, या उनके बिहाफ में और भी कोई कंसर्न दे सकता है। पर इसके कुछ प्रोवाइजो भी हैं, सेक्शन 27 के प्रोवाइजो भी हैं। अर्थात इतने से बात नहीं बनेगी कि गार्जियन जो है वो खुद अपनी मर्जी से 12 साल से कम एज के बच्चे के लिए कार्य कर सकता है, चाहे उसको नुकसान क्यों ना हो जाए, या कोई कंसर्न दे सकता है, इससे बात नहीं बनेगी। कुछ प्रोवाइजो भी दिए हुए हैं। यहाँ बोला गया है देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो पहले पॉइंट में ये बोला हुआ है कि इंटेंशन टू कोज डेथ और अटेम्प्ट टू कोज डेथ इज नॉट अलाउड। हाँ, बच्चे की रक्षा कर रहे हैं या बच्चे के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, पर अगर आपकी इंटेंशन बच्चे की डेथ कोज करने की है, या फिर आपकी इंटेंशन जो है वो क्या करने की है, उसका डेथ अटेम्प्ट करने की है, तो आपको सेक्शन 27 का डिफेंस नहीं मिलेगा। आप नहीं किसी की डेथ कोज कर सकते बच्चे की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डेथ तो आप कोज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई बाप है, उसको लगता है कि उसकी छोटी सी बेटी है, उसकी बेटी को कुछ लोग ले जाएंगे उठाकर, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, रेप करेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, तो बाप अपनी 10 साल की बेटी को जान से मार देता है। उसकी रक्षा करने के लिए गुड फेथ में कर रहा चाहे बाप कि चलो बच्ची का साथ रेप ना हो, बच्ची की जो है इज्जत खराब हो जाएगी, तो बच्चा बाप उसको मार देता है। क्यों मार देता है? ताकि इसके साथ सेक्सुअली असोल्ट ना हो, जो भी है। तो इवन तो बाप ने उसकी डेथ कोज कर दी है, तो फिर वो इसका डिफेंस नहीं ले सकता। वो कल को ये नहीं बोल सकता कि सर जो लड़की 10 साल की थी उसको मैंने खुद मारा है। क्यों मारा है? गुड फेथ में मारा है, उसके बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसे लोग जो डाकू थे वो ले जाते और उसके साथ रेप करते, और रेप ना हो इसलिए बचाया मारा है, तो डिफेंस नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे इंटेंशनली आप डेथ कोज नहीं कर सकते, मतलब बोलने का। दूसरी बात, नॉलेज टू कोज डेथ is allowed but only for the purpose of preventing the death, grievous hurt, causing the grievous disease और infirmity। बड़ी अच्छी बात बोली है। दूसरे प्रोवाइजर में ये बोला हुआ है कि नॉलेज, देखो इंटेंशनली डेथ तो कर नहीं सकते, हाँ आप नॉलेज से डेथ कोज कर सकते हैं, अलाउड है। इंटेंशन से डेथ कोज तो कर नहीं सकते, पर नॉलेज से आप डेथ कोज कर सकते हैं। पर कब कर सकते हैं? जब आप उसके लिए काम कर रहे थे, उसकी सेफ्टी के लिए काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे आप? उसकी डेथ से उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। आपको पता था कि ये बच्चा मर सकता है, पर आपका वो नॉलेज से मर सकता है, फिर भी आप उसको बचाने के लिए, डेथ उसकी ना हो इसलिए काम कर रहे थे, उसको ग्रीवियस हर्ट ना हो इसलिए काम कर रहे थे, या फिर उसको किसी प्रकार की डिजीज या इन्फर्मिटी से बचाने के लिए आप काम कर रहे थे। तो चाहे आप नॉलेज से उसकी डेथ कोज कर दो, कोई बात नहीं, वो अलाउड है, दैट इज अलाउड, वो आपका अलाउड है। जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा बाद में। तीसरी बात क्या है? आप वॉलंटरली इंटेंशन से, नॉलेज से कोजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कोज ग्रीवियस हर्ट इज अलाउड। आप किसी को ग्रीवियस हर्ट करो, वॉलंटरली इंटेंशन से करो या नॉलेज से करो, आप कर सकते हो, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, वही डेथ को रोकने के लिए, ग्रीवियस हर्ट को रोकने के लिए, कोजिंग ऑफ एनी डिजीज और इन्फर्मिटी। मतलब क्या हुआ? आपको इंटेंशनली डेथ कोज करने का राइट नहीं अलाउ किया हुआ है। आप नॉलेज से डेथ कोज कर सकते हैं, पर तभी आपको डिफेंस मिलेगा जब आपका पर्पस डेथ कोज करने का केवल उसकी जान बचाना था, उसको ग्रीवियस हर्ट से बचाना था, या उसको किसी डिजीज से या इन्फर्मिटी से बचाना था। तीसरी बात, आप ग्रीवियस हर्ट भी कर सकते हैं, आप इंटेंशनली ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं, या फिर नॉलेज से ग्रीवियस हर्ट भी कर सकते हैं, ये भी अलाउड है। यहाँ पे आप ग्रीवियस हर्ट कर, यहाँ पे डेथ वर्ड है, यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट वर्ड है। जब आपकी इंटेंशन क्या है? डेथ को रोकने की, ग्रीवियस हर्ट को रोकने की, या फिर एनी अदर डिजीज और इन्फर्मिटी को रोकने की, तो आप कर सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, ये प्रोवाइजो है। मतलब यहाँ तो ये बोल दिया गया है कि माँ बाप हो गए या माँ बाप की सहमति से कोई अन्य व्यक्ति हो गया, वो बच्चे के लिए, 12 साल से कम एज के बच्चे के लिए, और जो पागल है उसके लिए कार्य कर सकता है, उसके बेनिफिट के लिए कुछ हो गया तो वो लायबल नहीं होगा। पर यहाँ बोला गया है कि भाई आप उसके लिए कार्य कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कुछ भी कार्य करके आ जाओ और बोलो कि हमें डिफेंस मिले, नहीं। आप पहली बात बोल दिया कि आप इंटेंशनली डेथ कोज कर नहीं सकते। दूसरे बोल दिया आप नॉलेज से डेथ कोज कर तो सकते हो, पर अगर वो डेथ कोज
करने के पीछे आपने जो भी हुई डेथ आपसे, तो उससे उसके पीछे का कारण क्या था? उस बच्चे की डेथ ना हो, डेथ से उसको बचाना, गिव सर्ट ना हो। आपने बचाते हुए उसको सेव करने करते मर गया वो आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप वॉलंटरली मतलब इंटेंशन से, नॉलेज से उसको गिव सर्ट भी कर सकते हो। अगर ये करने का कारण क्या था? उसको डेथ से बचाना, डेथ ना हो उसकी, गिव सर्ट ना हो, उसकी रक्षा करने के लिए आप काम कर रहे थे। पर अब हो गया कुछ तो क्या करें? जैसे मान लो कि 8 साल का बच्चा है, उसके पेट में पत्थरी है, कोई दिक्कत है बहुत खतरनाक। अब वॉलंटरली जो है उसको, जो है बाप को पता है कि उसको बड़ी पेन हो रही है पेट में, कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि बाप को उसके कुछ एक्ट करना पड़ा कि मेरा बच्चा मर जाएगा, तो मुझे ये एक्ट करना पड़ेगा। अब उस एक्ट को करते करते चाहे वो बाप उस बच्चे की को गिव सर्ट कर दे। मान लो बच्चे को गोली लग गई है बाजू में, एग्जाम्पल है, गोली बच्चे के बाजू में लग गई है, बड़ी दर्द हो रही है, बाप को लगता है मेरा बच्चा मर जाएगा, जहर फैल जाएगा, तो बेचारा बाप गिव सर्ट करता है बच्चे को, एक छुरी गर्म करता है, वो चीजा देकर गोली बाहर निकालने की कोशिश करता है। बाप की इंटेंशन होती है उसकी डेथ ना हो, डेथ से बचाना। फिर चाहे वो गिव सर्ट कर रहा है उसको, पर इंटेंशन उसकी डेथ कोज करना हो इसलिए कर रहा है ना, तो ये अलाउड है, उसको डिफेंस मिल जाएगा। तो ये 27 में सारी बातें बोली हुई हैं। अब 28 जो सेक्शन है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो 29 सेक्शन है, 28 हमने पढ़ लिया है स्टार्टिंग में। 29 सेक्शन क्या बोलता है? एक्सक्लूजन ऑफ द एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द हार्म कोज। ये बेसिकली सेक्शन बात बोलता है ना कि आपको सेक्शन 25, 26 और 27 का डिफेंस नहीं मिलेगा अगर आप का कार्य जो है वो खुद में ही एक ऑफेंस है, आप एक ऑफेंस कर रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल, मैं किसी को बोलता हूँ मेरे को जान से मार दो, मैं ABC को बोलता हूँ मेरे को जान से मार दो, मैं कंसर्ट दे रहा हूँ मेरे को जान से मार दो, गोली मार दो, मैं कंसर्ट दे रहा हूँ, उसने मुझे गोली मार दी ना, तो उसके ऊपर भाई केस चलेगा और वो लाइबल होगा। वो कल को ये डिफेंस नहीं दे सकता कि मुनीश ने तो खुद कंसर्न दी थी उसे गोली मार दो तो मैंने मारी, नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति एक इंडिपेंडेंटली ऑफेंस कर रहा है, एक इंडिपेंडेंटली मेरे को हार्म कर रहा है, तो फिर लाइबिलिटी नहीं बनती है ना। तो ये सिंपल ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद क्या है, बस इतना ही है। एक सेक्शन 30 भी है, 30 में बोला गया है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। जो 30 सेक्शन है ना वो सिमिलर सेक्शन 27 की है, बिल्कुल 27 की है। बस फर्क इतना सा है, 27 में बात की गई है 12 साल से कम एज के बच्चे की और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की। जो 27 सेक्शन है ना, सॉरी 30 जो है ना, ये बेसिकली बात करता है कि ऐसे व्यक्ति की नथिंग इज एन ऑफेंस एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। कि कोई व्यक्ति मान लो कंसेंट देने के लायक नहीं है, कई बार क्या होता है कोई व्यक्ति कंसेंट नहीं दे सकता। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हुआ, आप रास्ते में जा रहे हो, आपने देखा कि व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रखा है, बेहोश पड़ रखा है, वो कोई 40-45 ईयर का व्यक्ति है, आपने देखा ये बेहोश हो रखा है, मान लो आप उसको हॉस्पिटल ले गए, उसने भी देखा डॉक्टर ने बेहोश हो रखा है, तो उसकी कंसर्न तो ली जा नहीं सकती, आप भी कंसर्न ले सकते। तो स्टूडेंट्स अगर बिना कंसर्न के भी काम किया जाएगा ना, तो वो सेक्शन 30 में बंदा डिफेंस ले सकता है। वो बोल सकता है सर ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि मेरे को टाइम ही नहीं था मैं कंसर्ट लूँ, ना मैं इसकी कंसर्ट ले सकता था ना इसके माँ बाप की ले सकता था। जैसे कोई व्यक्ति सड़क पे पड़ा है, उसका फोन भी नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा कहाँ का है, तो क्या करें? तो अगर वो खुद गुड फेथ में काम कर देगा और कोई हार्म हो जाए तो सेक्शन 30 का डिफेंस ले सकता है। तो स्टूडेंट्स ये 30 में बोली गई बात है। एक 30 में एक और बात पढ़ लेना आप ना, इसकी एक्सप्लेनेशन बोली हुई है। एक्सप्लेनेशन में बात की हुई है कि बेनिफिट का मतलब क्या है। जो टर्म बेनिफिट यूज की जा रही है सेक्शन 25, 26 में, 27 में, 30 में बेनिफिट वर्ड यूज किया जा रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऐसे लिखा जा रहा है। तो बेनिफिट का मतलब क्या है? बेनिफिट का मतलब क्या है? क्या बेनिफिट का मतलब पेक्यूनरी बेनिफिट से है? क्या बेनिफिट का मतलब फिजिकल बेनिफिट से है? या क्या बेनिफिट का मतलब है? तो सेक्शन 30 की एक्सप्लेनेशन बोलती है कि जो यहाँ बेनिफिट वर्ड यूज किया जा रहा है 26, 7, 30 सेक्शन में, वो बेनिफिट का मतलब केवल पेक्यूनरी बेनिफिट से नहीं है कि पैसे को लेकर बेनिफिट देने के लिए की बात नहीं हो रही है, और भी काफी बेनिफिट्स की बात की जा रही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करें। मैंने जो है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, मुझे पता है थोड़ी सी लंबी वीडियो चली गई है, पर मेरा पर्पस था मैं अच्छे से बताऊं। इवन दो मैंने 25, 6, 7, 8 बड़े अच्छे से करवाया, पर 29 और 30 मैंने थोड़ा शॉर्ट में करवाया है, क्योंकि मेरे को लगा कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको
9 और 30 में कोई दिक्कत है, परेशानी है, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, समझ नहीं आ रहा, या कोई भी प्रोविजन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा से वीडियो लाऊंगा, दोबारा से आपको क्लियर कर दूंगा, पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। और साथ में यही रीज़न होता है कि सर हम बड़ी वीडियो बनाना चाहते हैं, बड़ी वीडियो हम क्लियरिटी अच्छे से कर पाते हैं, पर बहुत बार हम छोटी वीडियो में नहीं क्लियर कर सकते चीज़ों को। तो लास्ट के जो मैंने टॉपिक बताए हैं आपको बड़े शॉर्ट में बताए हैं, तो मुझे पता है हो सकता है वो क्लियर ना हुए हों, तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा से वीडियो बना के इनको क्लियर कर दूंगा। बाकी हो सकता है कि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि 27 अगर आपको क्लियर हो गया 30 अपने आप ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।